गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली कक्षा में देखिए मैकियावेली के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से मैकियावेली जो है अपने सफल शासक के गुण उसने बताए थे। एक सफल शासक को किस प्रकार से सिंह और लोमड़ी के गुणों से युक्त होना चाहिए, एक सफल शासक को किस प्रकार से जो है वह अपनी एक सैनिक जो है टुकड़ी जो है उसे बनानी चाहिए, अर्थात उसे किस प्रकार से सैन्य गठबंधन करना चाहिए और उसे साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाना चाहिए। और दोहरी नैतिकता के मापदंड की बात भी मैकियावेली करता है कि उसके शासक को किस प्रकार से जो है वह ड्यूअल फेसेस अर्थात दो चेहरे वाली नीति जो उसने बताई है, दोहरी नैतिकता के मापदंड अर्थात उसे अपने प्रजा के सामने किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और वास्तव में असलियत में वास्तविकता में उसे अपना किस प्रकार का व्यवहार अपनाना चाहिए। तो मैकियावेली जो है अपने सफल शासक के गुण हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे, किस प्रकार से उसने बताए थे और हमारा टॉपिक चल रहा था कि मैकियावेली जो है वह आधुनिक युग का जनक है। तो देखिए हम आज वही टॉपिक लेंगे जो चल रहा था, मैकियावेली आधुनिक युग का जनक, आधुनिक युग का जनक या इसकी अथवा राजनीति विज्ञान को इसकी महत्वपूर्ण देन। तो देखिए हमारा ये टॉपिक चल रहा था, पिछली कक्षा में हमने मैकियावेली के बारे में पढ़ा था कि मैकियावेली ने किस प्रकार जो है इसे प्रथम आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक भी कहा जाता है, क्योंकि मैकियावेली ने सबसे पहले जो है यथार्थवादी चित्रण मानव स्वभाव का प्रस्तुत किया और मानव स्वभाव के यथार्थवादी चित्रण को उसने बताया कि किस प्रकार से मानव के स्वभाव में प्रमुख रूप से जो वास्तविकता के आधार पर उसमें गुण पाए जाते हैं, कि उसने बताया कि मनुष्य स्वार्थी होता है, लोभी होता है, कपटी होता है और वह परमार्थ अर्थात दूसरे की भलाई के बारे में कभी भी नहीं सोच सकता जब तक उसका स्वयं का हित पूरा नहीं होता और वह अपने स्वयं के हित के बारे में ही पूरी तरह से सोचता है। तो वो मनुष्य के वास्तविक स्वभाव, क्योंकि मनुष्य मूल रूप से स्वार्थी होता है और स्वार्थी होने के कारण वह अपने बारे में ही अधिक रूप से सोचता है। वो मैकियावेली मानव स्वभाव का यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत करता है। इस कारण से जो है हम उसके यथार्थवादी चिंतन के आधार पर उसे आधुनिक का जनक और उसे प्रथम आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक भी कहते हैं। तो देखिए हमने इसमें 2 पॉइंट पढ़े थे, राष्ट्रीय राज्य का संदेशवाहक पढ़ा था और राज्य की वास्तविक स्थिति का निरूपण। ये 2 पॉइंट हमने पिछली कक्षा में आपको बताए थे कि आधुनिक राजनीति विज्ञान में जो है राष्ट्रीय राज्य का संदेशवाहक पढ़ा था और राज्य की आधुनिक स्थिति का जो चित्रण जो है ये पॉइंट हमने पढ़े थे। अब इसके आगे का जो पॉइंट है वह यह है कि राज्य की प्रभुसत्ता का पोषक। तीसरा पॉइंट जो है वह यह है कि राज्य की प्रभुसत्ता का पोषक, राज्य की प्रभुसत्ता का पोषक। तो देखिए राज्य की प्रभुसत्ता, क्योंकि मैकियावेली के बाद में हॉब्स, ऑस्टिन, इन लोगों ने भी जो है वह राज्य की संप्रभुता के बारे में अपना व्यापक रूप से चित्रण प्रस्तुत किया है और इसके बारे में पूरी तरह से उन्होंने व्याख्या अपने पुस्तकों में उन्होंने प्रकाशित की है। तो देखिए राज्य की प्रभुसत्ता अर्थात राज्य क्या है, सर्वोच्च है और राज्य की सर्वोच्च शक्ति के आगे कोई भी शक्ति जो है वह ठहर नहीं सकती। राज्य सुप्रीम है, राज्य के पास में सर्वोच्च शक्ति है और राज्य सर्वोच्च शक्ति से युक्त होने के कारण उसके कानून जो हैं वह बाध्यकारी हैं और यदि कोई व्यक्ति राज्य के कानूनों का उल्लंघन करता है
तो उसका उल्लंघन करने पर राज्य अपनी दंड की शक्ति के द्वारा उसे दंडित कर सकता है। तो मैकियावेली ये मानता है कि राज्य की प्रभुसत्ता क्या है, सर्वोच्च है, अर्थात जो राज्य वो है सर्वोच्च है, राज्य की स्थिति सर्वोच्च स्थिति है और राज्य सभी संस्थाओं में क्या है, सर्वोपरि है। क्योंकि मैकियावेली जिस प्रकार से एक्विनास जो है वह राज्य की सत्ता पर चर्च को आरोपित करता है, राज्य की सत्ता को चर्च की सत्ता के अधीन वह मानता है, लेकिन मैकियावेली ने, क्योंकि मैकियावेली के साथ ही मध्य युग का अंत होता है और आधुनिक युग की हम शुरुआत मैकियावेली के साथ ही मानते हैं कि एक्विनास के साथ ही मध्य युग का अंत होता है, एक्विनास के साथ मध्य युग का अंत होता है और मैकियावेली के साथ आधुनिक युग की शुरुआत होती है। क्योंकि आधुनिक युग में वो मानव के स्वभाव का यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत करता है और आदर्शवाद के स्थान पर राजनीति विज्ञान में यथार्थवादी स्थिति को महत्वपूर्ण मानता है और यथार्थवाद के आधार पर ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन एक नए रूप में मैकियावेली प्रस्तुत करता है। तो देखिए इस प्रकार से मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक और इसे प्रथम आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक के रूप में भी इसे जो है हम जानते हैं। तो राज्य की प्रभुसत्ता का पोषक अर्थात राज्य सर्वोच्च है और राज्य के पास में सर्वोच्च शक्ति है, इस कारण से राज्य अन्य सभी संस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ है। और एक्विनास जहां राज्य की सत्ता को चर्च के अधीन करता है, लेकिन मैकियावेली इस बात का पूरी तरह से खंडन करता है, इस बात का विरोध करता है और वो ये कहता है कि राज्य की सत्ता अलग है और चर्च की सत्ता अलग है, दोनों सत्ताएं अलग अलग है। क्योंकि मैकियावेली राज्य को सर्वोच्च मानता है और इस कारण से वह चर्च की सत्ता के अधीन राज्य की सत्ता को नहीं मानता। वो कहता है कि धर्म और नैतिकता, जो कि हम अगले पॉइंट यही है हमारा, इसके बाद में आपका चौथा पॉइंट वही है, उसी पे ही हम बात करेंगे कि धर्म और नैतिकता जो है दोनों अलग अलग है और इस प्रकार से दोनों को एक साथ हम नहीं ले सकते। क्योंकि धर्म का स्थान अलग है, धर्म और राजनीति के पृथक्करण की बात करता है कि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग विषय हैं। धर्म का स्थान नैतिकता से युक्त है, जबकि राजनीति में नैतिकता वाली चीज कोई होती नहीं है। इसलिए धर्म और राजनीति के पृथक्करण की बात मैकियावेली ने सबसे पहले प्रस्तुत की। तो इस प्रकार से मैकियावेली राज्य को सर्वोच्च मानता है और राज्य को समस्त राजनीतिक संस्थाओं से वह सर्वोच्च स्थिति प्रदान करता है। अगला है राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण। राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण। राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण। देखिए मैकियावेली ने सर्वप्रथम ये बात कही कि राजनीति जो है वह एक अलग विषय है, क्योंकि राजनीति में नैतिकता की बात नहीं की जा सकती, जबकि धर्म नैतिकता पर आधारित है और धर्म नैतिकता पर आधारित होने के कारण इसमें छल कपट की कोई भी संभावना नहीं होती। जबकि राजनीति में छल कपट, क्योंकि वह शासक के लिए दोहरे नैतिक मापदंड की बात मैकियावेली करता है। तो राजनीति, क्योंकि धर्म एक अलग विषय है और राजनीति एक अलग विषय है, क्योंकि राजनीति में धर्म और नैतिकता का समावेश नहीं होता, जबकि धर्म जो है वह नैतिकता पर आधारित होता है और धर्म में आदर्श और नैतिकता का प्रमुख स्थान होता है। तो मैकियावेली ये कहता है कि राजनीति में धर्म और नैतिकता जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि राजनीति नैतिकता से युक्त नहीं होती, धर्म नैतिकता से युक्त होता है। इसलिए राजनीति अलग विषय है और धर्म अलग विषय है। इसलिए धर्म को अलग करना चाहिए और राजनीति को अलग कर देना चाहिए। अर्थात जो बात गांधी के चिंतन में हमें देखने को मिलती है कि गांधी राजनीति में धर्म को युक्त करते हैं और वो ये कहते हैं कि राजनीति जो होती है नीति परक होनी चाहिए, मूल्य आधारित होनी चाहिए, नैतिकता पर आधारित होनी चाहिए। जबकि इसके विपरीत मैकियावेली एक अलग स्थिति का चित्रण करता है कि
राजनीति में धर्म को कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए, अर्थात राजनीति नैतिकता से युक्त नहीं होनी चाहिए। तो जिस स्थिति का गांधी ने चित्रण किया, गांधी ने राजनीति को नैतिकता से, धर्म से बिल्कुल युक्त माना, एक साथ दोनों का समावेश किया। उसके विपरीत मैकियावेली राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करने की बात करता है। और इस प्रकार से मैकियावेली यह कहता है कि राजनीति जो है वो छल कपट पर आधारित है, इसमें उचित अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाता है, जबकि धर्म में जो है हम नैतिक साधनों की बात करते हैं। तो इस प्रकार मैकियावेली ने राजनीति को नैतिकता से अलग करने की बात कही है। अगला जो बिंदु है वह यह है कि शक्तिवादी राजनीति के प्रणेता। शक्तिवादी राजनीति के प्रणेता। तो देखिए, मैकियावेली शक्तिवादी राजनीति का मुख्य रूप से विचारक है, क्योंकि राज्य को सभी संस्थाओं से सर्वोपरि सर्वोच्च संस्था माना है और राज्य सभी संस्थाओं से सर्वोच्च होने के कारण शक्ति से युक्त है, क्योंकि कानूनों के उल्लंघन होने पर वह दंड की शक्ति से युक्त है। इस कारण से हम कहते हैं कि मैकियावेली शक्तिवादी राजनीति का मुख्य रूप से विचारक है और मैकियावेली ने शक्ति को जो है वह सर्वोच्च स्थान दिया है और ये कहा है कि शक्ति जो है वह केंद्रीय तत्व है। शक्ति को मैकियावेली ने केंद्रीय तत्व माना है, केंद्रीय तत्व माना है। चूंकि मैकियावेली एक शक्तिवादी विचारक है, अर्थात वो राज्य को सर्वोपरि संस्था मानता है और राज्य चूंकि शक्ति से युक्त है और शक्ति से युक्त होने के कारण वह दंड की शक्ति से भी युक्त है। तो मैकियावेली कहता है कि शक्ति जो है वह राज्य का केंद्रीय तत्व है और जब शक्ति से राज्य बिल्कुल अलग हो जाता है तो उस राज्य का कोई औचित्य नहीं होता। तो मैकियावेली का ये मानना है कि राज्य को शक्ति से युक्त होना चाहिए, क्योंकि वह सभी संस्थाओं से सर्वश्रेष्ठ है और सभी संस्थाओं से श्रेष्ठ होने के कारण उसे शक्ति से युक्त होना चाहिए, क्योंकि शक्ति युक्त होने के कारण ही वो राज्य के औचित्य की बात करता है कि राज्य का औचित्य जब ही है जब वह शक्ति से युक्त है। तो देखिए, मैकियावेली शक्ति की बात करता है। अगला बिंदु है कि व्यक्तिवाद का समर्थक है। व्यक्तिवाद का समर्थक। देखिए, मैकियावेली व्यक्तिवाद का समर्थक है। वो इस बात को मानता है कि प्रजाजन को जो है वह राज्य को प्रजाजन का किसी भी दशा में उसके धन का अपहरण नहीं करना चाहिए और उसे व्यापार और वाणिज्य के लिए जो भी समुचित अवस्थाएं, अर्थात व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए राज्य को जो भी कार्य करने चाहिए वो उनको बढ़ावा देने के लिए होने चाहिए। तो मैकियावेली व्यक्तिवाद का समर्थक है, व्यक्ति के हितों की रक्षा की बात करता है कि वह ये कहता है कि राज्य को व्यक्ति के कल्याण के लिए ही होना चाहिए और प्रजाजन की सुरक्षा, उसके धन की सुरक्षा, उसके अस्तित्व की सुरक्षा, उसके प्राणों की सुरक्षा राज्य को करनी चाहिए और व्यापार और वाणिज्य के लिए जो समुचित अवसर, जो समुचित अवस्थाएं हैं वह राज्य को उपलब्ध करानी चाहिए। तो इसलिए मैकियावेली व्यक्तिवाद का समर्थक विचारक है।
अगला है भौतिकता और उपयोगितावाद का प्रवर्तक। अगला है भौतिकता और उपयोगिता का भौतिकता और उपयोगिता का प्रवर्तक। देखिए मैकियावेली भौतिकतावाद और उपयोगितावादी विचारक है, क्योंकि मैकियावेली इंद्रिय सुख की बात करता है। जिस प्रकार से हम आगे बेंथम का जब आपका टॉपिक चलेगा, बेंथम आपके सिलेबस में है, तो बेंथम का उपयोगितावाद की बात करेंगे कि बेंथम किस प्रकार से अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करता है कि व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए, अर्थात राज्य को वही कार्य करना चाहिए जो कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को जो है सुख की वृद्धि कर सके। तो बेंथम उपयोगितावाद का भी प्रवर्तक विचारक है। उसने उपयोगितावादी विचारधारा को जन्म दिया है। तो मैकियावेली के चिंतन में भी हमें उपयोगितावाद के जो है वह तत्व दिखाई देते हैं, क्योंकि मैकियावेली भौतिकता की बात करता है, इंद्रिय सुख की बात करता है कि वो ये कहता है कि इंद्रिय सुख पर आधारित अवधारणा को वह बताता है और यह कहता है कि राज्य को जो है वह ऐसे अवस्थाएं करनी चाहिए जो कि व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुखी कर सके। जैसे कि राज्य, मैकियावेली कहता है कि राज्य में मदिरालय होने चाहिए और व्यक्ति को सुखवर्धन में राज्य को ऐसे कार्य करने चाहिए जो व्यक्ति के इंद्रिय सुख को बढ़ा सके। तो इस प्रकार से मैकियावेली भौतिकतावाद और उपयोगितावाद की बात करता है कि व्यक्ति के सुख को बढ़ाने के कार्य जो है राज्य को करने चाहिए। तो इस प्रकार मैकियावेली भौतिकता और उपयोगितावाद का समर्थक विचारक है। अगला है संघीय राज्य का प्रथम विचारक। संघीय राज्य का प्रथम विचारक। तो देखिए मैकियावेली अपने चिंतन में कॉमनवेल्थ की अवधारणा की बात करता है कि कॉमनवेल्थ अर्थात समुदायों से मिलकर एक संघ बनाया जाए और इस कॉमनवेल्थ में जो है वह सर्वोच्च जो है वह राज्य हो और इसमें संघ की इकाइयों को वो बांटने की बात करता है कि राज्य सर्वोच्च होगा और संघ की इकाइयों में शक्तियों का वितरण करेगा, लेकिन जो राज्य है वे इन इकाइयों को एक साथ रखने का प्रयास करेगा ताकि राष्ट्रीय एकीकरण हो सके और संगठित, जिसकी बात मैकियावेली ने की है कि संगठित रूप से जो है वह एक साथ इकाइयों के साथ युक्त संघीय राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित करता है कि संघीय राज्य में आपको पता है इकाइयों में शक्तियां बटी होती हैं और संघीय जो होता है वो सर्वोच्च होता है। इस प्रकार से मैकियावेली भी इकाइयों में शक्तियों को वितरित करता है, लेकिन संघ को क्या है सर्वोपरि मानता है। इस प्रकार हमें कहते हैं कि मैकियावेली जो है संघीय राज्य का प्रथम प्रवर्तक विचारक है और वह अपने चिंतन में संघीय राज्य की अवधारणा को जो है वह इस प्रकार से बताता है। तो देखिए मैकियावेली जो है वह ये मानता है कि संघीय राज्य में इकाइयों के वितरण की बात करता है और इसके साथ ही वह ये कहता है कि जिस प्रकार से संघीय राज्य में इकाइयों में शक्तियां बटी होती हैं और आधुनिक समय में हम देखते हैं कि संघीय राज्य जो है वह एक व्यवहारिक अवधारणा है, क्योंकि आज विशालकाय राज्य हैं और इन विशाल राज्यों में संघीय राज्य की अवधारणा ही वो क्या है वह हमें व्यवहार में देखने को मिलती है कि इतने बड़े जनसंख्या वाले राज्यों में किस प्रकार से शक्तियां एक ही जो है हाथ में हो
और एक ही हाथ में होने के कारण किस प्रकार से इनका समुचित रूप से और व्यवस्थित रूप से जो है इनकी व्यवस्था हो पाए। तो मैकियावेली ये कहता है कि इकाइयों में शक्तियां बटी होनी चाहिए और शक्तियां बटी होने के बाद में जो प्रमुख रूप से सर्वोच्च सत्ता है वो संघ के हाथ में होनी चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से मैकियावेली के चिंतन में हमें संघीय राज्य की अवधारणा देखने को मिलती है और इस प्रकार मैकियावेली जो है वह अपने समय में उसने इस अवधारणा को व्यवहारिक माना जो कि वर्तमान में है। अगला पॉइंट है, अगला है आधुनिक अध्ययन पद्धति के अनुयायी। अगला पॉइंट है आधुनिक अध्ययन पद्धति के अनुयायी। देखिए मैकियावेली ने आधुनिक अध्ययन पद्धतियां जो है वह अपनाई। उसके अध्ययन में पर्यवेक्षण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, पर्यवेक्षण यथार्थवादी दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है कि उसने अपने अध्ययन में यथार्थवाद के आधार पर अपने चिंतन को प्रस्तुत किया और यथार्थवादी अवधारणा पर उसने अपने सिद्धांतों को बनाया। तो मैकियावेली ने आधुनिक अध्ययन पद्धतियां जो कि पर्यवेक्षण पर आधारित हैं, जो कि यथार्थवादी दृष्टिकोण पर आधारित हैं, वैज्ञानिक तटस्थता, वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित, वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित अध्ययन पद्धतियां। तो मैकियावेली ने इन अध्ययन पद्धतियों का अपने समय में प्रयोग किया और उसने ये बताया कि आधुनिक अध्ययन पद्धतियां जो है वो बहुत ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि विषय को वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने के लिए इन अध्ययन पद्धतियों का होना बहुत ही आवश्यक है। तो मैकियावेली ने अपने समय में ही इन अध्ययन पद्धतियों की प्रासंगिकता को स्वीकार कर लिया था कि आने वाले समय में ये अध्ययन पद्धतियां जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विषय को वैज्ञानिक बनाने के लिए आवश्यक है। तो मैकियावेली का पर्यवेक्षण पर आधारित उसका चित्रण है, उसका यथार्थवादी दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित अध्ययन पद्धतियां उसने अपने अध्ययन में अपनाई हैं। तो इसलिए आधुनिक अध्ययन पद्धतियों के अनुयायी भी हम इसे मानते हैं कि देखिए इस प्रकार से मैकियावेली राज्य की प्रभुसत्ता का पोषक है, राजनीति का धर्म नैतिकता से अलग करने की बात करता है, शक्तिवादी राजनीति का प्रणेता है, व्यक्तिवाद का समर्थक है, भौतिकता और उपयोगितावाद का प्रवर्तक विचारक है, संघ राज का प्रथम विचारक है, आधुनिक अध्ययन पद्धतियों का अनुयायी है। तो इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि मैकियावेली के चिंतन में हमें आधुनिक युग की जो है वह झलक हमें दिखाई देती है और इसीलिए हम उसे आधुनिक युग का जनक कहते हैं। और जब आपका प्रश्न इस तरह से नहीं आके इस तरह से भी आता है कि राजनीति विज्ञान को इसकी महत्वपूर्ण देन क्या है, तो उसमें भी यही आंसर आएगा। तो ये प्रश्न दो तरह से पूछा जाता है कि मैकियावेली आधुनिक युग का जनक हम इसे क्यों कहते हैं, और एक प्रश्न इस तरह से भी आता है कि मैकियावेली राजनीति विज्ञान को मैकियावेली की महत्वपूर्ण देन क्या है, तो उसका उत्तर भी यही है। तो देखिए इस प्रकार से मैकियावेली को हम आधुनिक जो है राजनीति विज्ञान का आधुनिक युग का जनक कहते हैं, क्योंकि उसके चिंतन में हमें आधुनिक युग की जो है वह झलक देखने को मिलती है और उसने अपने चिंतन में जिस प्रकार से यथार्थवादी चित्रण को प्रस्तुत किया और यथार्थवादी चित्रण के
आधार पर उसने अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। इसी प्रकार उसने अपने अध्ययन में जो है पर्यवेक्षण पर आधारित और वैज्ञानिक और तकनीकों पर आधारित अध्ययन पद्धतियों को उसने अपनाया। इस कारण से उसे हम आधुनिक युग का जनक कहते हैं। तो देखिए अगला जो है आपका टॉपिक जो है वह यह है कि मैकियावेली की विचारधारा में अर्थात उसके चिंतन में हमें क्या दोष हैं, क्या कमियां, उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए अगला आपका जो टॉपिक है वह यह है कि मैकियावेली की विचारधारा में उत्पन्न दोष या कमियां। उत्पन्न दोष या कमियां क्या क्या हैं? तो देखिए मैकियावेली के चिंतन में पहला जो दोष है वह यह है कि अध्ययन पद्धति की त्रुटियां। अध्ययन पद्धति की त्रुटियां। अध्ययन पद्धति की त्रुटियां किस प्रकार से हैं? तो देखिए मैकियावेली की अध्ययन पद्धतियां में जो है वह यह है कि इसने अपने अध्ययन में जो पर्यवेक्षण पर आधारित जो इसने अपने सिद्धांत बताए उसमें इसने इतिहास को बिल्कुल ही जो है नकार दिया। तो अध्ययन पद्धतियों की त्रुटियां इसमें शामिल हैं कि इसने सिद्धांत पहले ही निश्चित कर लिए और बाद में फिर इसने इतिहास से क्या किया, उदाहरण लिया। अगला इसका जो कमी है वह यह है कि मानव स्वभाव संबंधी दोष। दूसरा है मानव स्वभाव संबंधी दोष। देखिए मानव स्वभाव संबंधी दोष में मैकियावेली ने मानव स्वभाव का यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत किया और मानव स्वभाव का केवल एक ही पक्ष, बुरा पक्ष ही उसने क्या किया, शामिल किया। जबकि मानव स्वार्थी, छल कपट होने के साथ साथ उसके मन में परोपकार के उद्गार भी होते हैं, उसके मन में परोपकार की, दया की, सहिष्णुता की भावना भी होती है, जिसका मैकियावेली ने बिल्कुल भी चित्रण नहीं किया। मैकियावेली ने उसे शामिल नहीं किया, केवल मानव के बुरे पक्ष को ही उसने इसमें शामिल किया। तो मानव स्वभाव संबंधित दोष का मतलब है मानव के केवल बुरे पक्ष का चित्रण। मानव की केवल बुरी पक्ष का ही चित्रण किया है मैकियावेली ने, उसके अच्छे पक्ष को उसने शामिल नहीं किया। अगला है दोहरे नैतिक मापदंड का प्रतिपादन। अगला है दोहरे नैतिक मापदंड का प्रतिपादन। तो देखिए मैकियावेली की सबसे बड़ी कमी यह रही कि उसने दोहरे मापदंड बताए हैं शासक के लिए कि शासक को सिंह और लोमड़ी के गुणों से युक्त होना चाहिए, उसे दो तरह की नीति अपनानी चाहिए कि प्रजा के सामने कुछ और है और वास्तव में अपने निजी जीवन में उसे जो है वह किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए।
तो एक मुखौटे वाला जीवन उसने बताया शासक के लिए कि शासक को प्रजा के सामने तो बहुत ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि राजा जो है वह प्रजा के लिए आदरणीय होता है और वह दूसरों के लिए क्या है, एक उदाहरण प्रस्तुत होता है कि राजा ऐसा होना चाहिए। लेकिन वास्तव में जो है वह राजा के लिए दोहरे नैतिक मापदंड की बात करता है कि उसे साम दाम दंड भेद, अर्थात अपना उद्देश्य, अपने लक्ष्य की पूर्ति को करने के लिए उसे साम दाम दंड भेद वह सभी प्रकार की नीतियां अपना सकता है। तो देखिए इस प्रकार से दोहरे नैतिक मापदंड का उसने चित्रण प्रस्तुत किया है। अगला है राष्ट्रीय संप्रभुता और राष्ट्रीय संप्रभुता, राष्ट्रीय संप्रभुता और विधि संबंधी, राष्ट्रीय संप्रभुता और विधि संबंधी विचारों की अस्पष्टता और विचारों की अस्पष्टता कि मैकियावेली के चिंतन में हमें राष्ट्रीय संप्रभुता और विधि संबंधी विचारों की अस्पष्टता देखने को मिलती है कि हमें पूरी रूप से वह विस्तृत रूप से अलग अलग रूप में हमें नहीं दिखाई देती, मिला जुला रूप में देखने को मिलता है। तो राष्ट्रीय संप्रभुता विधि संबंधी विचारों में हमें अस्पष्टता देखने को मिलती है कि अव्यवस्था है कि कोई स्पष्ट परिभाषा, कोई स्पष्ट व्याख्या जो है हमें मैकियावेली के चिंतन में देखने को नहीं मिलती। जिस प्रकार से हॉब्स, बॉन्दा, ऑस्टिन, इनके चिंतन में हमें संप्रभुता का विचार पूरी तरह से हमें दिखाई देता है कि इन लोगों ने हॉब्स ने, ऑस्टिन ने, बॉन्दा ने संप्रभुता पर अपने जो विचार व्यक्त किए हैं पूरी तरह से स्पष्ट और बहुत ही जो है विस्तृत रूप से व्यापक चित्रण प्रस्तुत किया है। जबकि मैकियावेली के चिंतन में हमें राष्ट्रीय संप्रभुता विधि संबंधी जो विचार हैं उसके हमें अस्पष्ट दिखाई देते हैं कि पूरी तरह से स्पष्ट जो है ये विचार नहीं है। अगला है आदर्शवादिता का नितांत अभाव। आदर्शवादिता का नितांत अभाव। आदर्शवादिता का नितांत अभाव। देखिए मैकियावेली मानव स्वभाव का यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत करता है और उसमें मानव के स्वार्थी भाव को भी उसमें शामिल करता है, जबकि वो आदर्श को शामिल नहीं करता है, क्योंकि मैकियावेली के चिंतन में हमें केवल यथार्थ की बात ही दिखाई देती है और आदर्श और नैतिकता जो है उसकी हमें कमी दिखाई देती है कि मैकियावेली ने केवल यथार्थ को ही जो है अपने चिंतन में शामिल किया है और यथार्थ के आधार पर ही उसने अपना चित्रण प्रस्तुत किया है। जबकि आदर्शवाद जो है बहुत ही मुख्य रूप से है और आदर्शवाद जो प्रमुख रूप से नैतिकता का स्थान है, मूल्यों की बात कही गई है, जबकि मैकियावेली ने केवल यथार्थवाद को ही प्रस्तुत किया है और आदर्शवाद को उसने जो है पूरी तरह से स्थान नहीं दिया है। तो मैकियावेली के चिंतन में केवल यथार्थवादी चित्रण ही प्रस्तुत हमें दिखाई देता है और उसमें आदर्शवाद की हमें पूरी तरह से कमी दिखाई देती है। तो इस प्रकार से देखिए मैकियावेली के चिंतन में उपयुक्त कमियों के बावजूद भी उसका जो महत्व कम नहीं हो जाता, क्योंकि उसे आधुनिक युग का जनक कहा जाता है, क्योंकि उसने आधुनिक युग की शुरुआत की और उसे आधुनिक युग का प्रथम विचारक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इन कमियों के बावजूद भी जो है राजनीति विज्ञान में मैकियावेली का महत्वपूर्ण स्थान है।